बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। दो अहम मौज़ूआत हैं, एक पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़ा मौजू जहां न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया है। क्या ये इनकार महज सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर है या इसके पीछे कुछ और बड़ी वजूहात हैं, इसका गौर करेंगे हम। और फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी का आगाज़ कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पास मुतबादिल ऑप्शंस क्या हैं, क्या पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पर जाके खेलना चाहिए या होम सीरीज़ पर ही ज़िद रहते हुए दीगर टीमों को दावत देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहैसियत चैम्पियन 1992 के वर्ल्ड कप के क्या किरदार अदा कर सकते हैं, दुनिया क्रिकेट के लेजेंड्स को बुलाकर इन तमाम मामलों पर तफसील से बात करेंगे। और दूसरा अहम मौजू आज हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में जो नवाज शरीफ साहब पर 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ था, उसकी रिकवरी का आगाज़ कर दिया। नैब ने आज उनकी जायदाद बेचने का हुक्म दिया है। इस मामले पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन सरेदस्त आज का प्रोग्राम पाकिस्तानी क्रिकेट के नाम, जिस पर हमने देखा कि पूरी कौम ने रद्द-ए-अमल दिया है, वुज़रा ने रद्द-ए-अमल दिया है, रमीज़ राजा ने रद्द-ए-अमल दिया है। ना सिर्फ ये शामी साहब, बल्कि क्रिक इन्फो जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट है, वहाँ पर बरतानवी क्रिकेट तज्ज़िया निगार जॉर्ज टोबल ने आज एक मजमून लिखा है, जिसका अक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के रवैये को मुनाफिकाना और डबल स्टैंडर्ड्स पर मबनी करार दिया है और कई वाक़यात गिनवा कर तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसला साजों की कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी जब हो रही थी तो पाकिस्तान और भारत का मैच था। उस मैच से पहले लंदन ब्रिज पर एक वैन चढ़ दौड़ी थी वहाँ पे गुजरने वाले लोगों के ऊपर, और उस वैन में सवार जो लोग थे, हमलावर थे, उन्होंने चाकू मारकर 11 लोग हलाक किए थे, 48 ज़ख्मी हुए थे। लेकिन इस सब के बावजूद अगले रोज़ पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ। फिर उन्होंने बताया कि इसके अलावा 2020 में जब इंग्लैंड में कोरोना अपने उरूज पर था, जब अभी वैक्सीन का नामो निशान नहीं था, पाकिस्तान में कोरोना के केसेस इंतहाई कम थे, तब भी लंबा करंतना करने के बावजूद भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया, वहाँ जाके मैचेस खेले। तो ये मिसालें दे के वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मेयार को सवालिया निशान उठा रहे हैं। यही नहीं बल्कि कल की खबर भी आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जब न्यूजीलैंड, जिसने पाकिस्तान से टूर को कैंसिल किया था, उनकी एक वुमेन टीम इंग्लैंड में ओडीआईस खेल रही है। तो वहाँ पर लेस्टर में बम धमाके की तलाती होटल में उस तला के बावजूद ये दौरा जारी है, ये मैच खेला जा रहा है। और ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मयार पर इत्मीनान का इजहार किया था। माइक अथर्टन जो इंग्लिश क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, लेजेंडरी बैट्समैन, उन्होंने भी आज एक मजमून में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के इसी रवैये पर तनकीद की है। और सर, जो जॉर्ज टोबल हैं वो अपने मजमून में ये भी लिखते हैं कि अगर लंदन और बर्मिंघम में ऐसे वाक़यात के बाद ज़िंदगी नॉर्मल तौर पर आगे बढ़ सकती है, मैचेस खेले जा सकते हैं, तो फिर लाहौर और लाड़काना में क्यों नहीं खेले जा सकते। ये कल्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स है। वो तो है ना सर। अब जो नुकसान था वो तो हो गया। न्यूजीलैंड की टीम आकर चली गई, इंग्लैंड आई नहीं, इंग्लैंड ने आने से इनकार किया। अब ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम, वो कह रहे थे हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप है 5 मुल्कों का, उसकी 5 आंखें जिसे हम कहते हैं, 5 आंखें जो हैं, तो उसकी एडवाइस पर यह फैसला किया गया है। तो उसका एक बरतानिया भी उसका एक मेंबर है उस ग्रुप का। तो जब अगर जो न्यूजीलैंड को मशवरा दे रहे थे कि आप अपनी वापस चले जाएं टीम को लेकर, तो बरतानिया को कैसे कह सकते थे कि टीम भेज दें। लेकिन सर इसके पीछे कई ताने बाने हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड का दौरा जब ये मनसूख हुआ तो उसके बाद जो इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स हैं, वो चूँकि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ है कल से, वो उसमें अब शामिल हो जाएंगे। दौरा जो मनसूख हुआ उसके बाद, जो 92 का वर्ल्ड कप था जो इमरान खान साहब ने जीता और जिसके नतीजे में आज वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ये उन्होंने बरतानिया से जीता था। जी, है ना, बरतानिया से जीता। कितने 20 रन से या 22 रन से इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। कितने जी देखना पड़ेगा मुझे, इंग्लैंड को चंद रन से शिकस्त दी थी। तो बहरहाल ये तो अब वो नहीं आए और जो नुकसान होना था वो हो गया। अब हम इसकी जो भी वजूहात तलाश करते रहें, फवाद चौधरी साहब जो कहें, मैं सुना देता हूं, शहबाज गिल साहब जो कहें, और जो हमारे क्रिकेट के शायकीन जो कहें, अफसोसनाक तो हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है, नुकसान। देखिए फवाद चौधरी साहब का आपने जिक्र किया, तो वो कह रहे हैं, वो वजह बता रहे हैं क्या हुई, देखिए। कीमत है, आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। और अगर आप
एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। और फिर क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने भी अपने जज्बात का इजहार किया, वो भी देखिए। तो रमीज़ राजा साहब जो अब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका बयान आपने सुन लिया। 98-99 का अहम दौर क्रिकेट का, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला था इंग्लैंड में, फाइनल में पहुंची थी टीम, तब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे खालिद महमूद साहब, वो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। रमीज़ राजा ने तो ये कहा है कि हम एशियाई ग्रुप जो है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये एक पेचीदा मामला है सर, पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। आईसीसी में पहले ही बिग 3 हैं, ऑस्ट्रेलिया, अब एशिया में और इंडिया। एशिया में इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। अब देखें एशिया में चीन तो क्रिकेट खेलते ही नहीं खेलता। ये मैं 4 ममालिक अब गिनवा दिए जो खेलते हैं। जापान पाकिस्तान इंग्लैंड से 22 रन से जीता था। जापान की भी कोई क्रिकेट टीम नहीं है जी। मलेशिया की है, मलेशिया की लेकिन वो आईसीसी मेन लीग कोई ऐसा काबिल जिक्र नहीं है। सर, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, और इसके अलावा नेपाल एक टीम है। अफगानिस्तान की टीम जो है वो तो अभी राहगुजर में है, कायदे मुकाम से गुजर। बाकी बांग्लादेश जो है वो हमारे साथ कैसे खड़ा होगा, वो इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो डायरेक्टली इंडियन। तो और ये जो हम एशियाई ग्रुप बनाने की धमकी दे रहे हैं, वो कौन सा ग्रुप है जो हम बनाएंगे? खालिद महमूद साहब से। और ये जो रमीज़ राजा साहब है, मुझे तो ये भी एक उनकी बातें मैं सुनता हूँ तो उनमें तो बड़ी डेप्थ की कमी है, यानी बगैर सोचे समझे गुफ्तगू करते चले जाते हैं। वो तो कौम के जज्बात की अक्कास है। क्या अक्कासी है? क्या एशियाई ग्रुप बनाएंगे? मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अकल की बात भी करें ना, मुंह तो अपने ही तोड़ेंगे ना, जवाब देंगे। खालिद साहब से मैं बात करता हूं। मैं तो हैरान हूं। खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये सारे जोकर्स इकट्ठे हो गए। एक साहब वो वहां अमेरिका की गलियों में अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरे यहाँ एशियाई ग्रुप बनाने की धमकी दे रहे हैं, तो रद्द-ए-अमल तीसरे कुछ और कह रहे हैं। भाई को आप सोच के समझ के बात करें, तो इसमें आप इतने बावले होने की क्या जरूरत है? सही। खालिद महमूद साहब, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। अहम तरीन मौका था, दौर था जब आपने इसकी बागडोर संभाली थी। ये जो कुछ हुआ, ये महज एक सिक्योरिटी का मसला है या वो नुक्ता बिग 3 का, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साथ इंग्लैंड और सिक्योरिटी रिस्क, या कुछ इसके पसे पर्दा और मुहर्रिकात आपको समझ आते हैं? जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया। आप लोग चूँकि अपने प्रोग्राम में सिर्फ काम की बातें करते हैं, इसलिए मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा जो जिनसे बच्चा वाकिफ़ है। ठीक, मैं कोशिश करूंगा चंद एक वो बातें करूं जो कि नहीं हो रही हैं। सही, बताइए। पहली बात तो ये है कि ये सिक्योरिटी का मसला हरगिज़ नहीं है, चाहे उनका कोई 5 का ग्रुप था या 6 का ग्रुप था, वो सिक्योरिटी का मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी छानबीन कर ली थी, हमारी सिक्योरिटी थी, इससे मुतमईन थे। और आके वो 4-5 दिन यहाँ पे रहे, हमारे होटलों में रहे, हमारी सिक्योरिटी के साथ वो नेट प्रैक्टिस करते रहे, उनको कोई मसला पेश नहीं आया। मसला पेश आया है जिस दिन मैच होना था, और उस दिन उन्होंने कहा जी ये मामला हो गया है। इसका मतलब है कि कोई अचानक मामला उन्होंने बनाया है, और अचानक मामला ऐसा कोई एटम बम का नुस्खा है जो वो हमें बताने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ना पब्लिकली शेयर करेंगे ना प्राइवेटली शेयर करेंगे। सही। इससे मैं तो यही गुमान करता हूँ कि उनके पास बताने को कुछ है नहीं है, वरना देखिए हमारे मुल्क में आए हैं, हम पे इतनी बड़ी तोहमत लगा के जा रहे हैं। ऐसे ही है जो आपके घर में मेहमान आए, आप उसकी इज्जत करें और वो आपको गालियाँ देता हुआ वापस चला जाए, तो ये नहीं हो सकता। खालिद साहब ये बताएं, आमतौर पर क्या होता है अगर किसी टीम को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए, तो फिर जो मेज़बान हैं, मेज़बान मुल्क को एतमाद में लिया जाता है कि उनको डिटेल्स बताई जाती है? आमतौर पे क्या होता है? ऐसे ही हर चीज़ बताई जाती है। तयशुदा प्रोग्राम से कोई मुल्क भी हटे, वो तमाम उसकी तफसील बताता है, वजूहात बताता है, फिर आपस में गुफ्तगू होती है और उसके बाद फ़ैसला होता है। और सिक्योरिटी का मसला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप लोग जानते हैं, आप प्रोग्राम करते रहे हैं, जब 31 अगस्त को काबुल में जो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी और अमेरिका और दूसरे इत्तेहादियों को वहाँ से निकलना था, उनके फौज दर फौज लश्कर आए हैं हमारे मुल्क, इस्लामाबाद में आए हैं, हमने होटल खाली करा कर जी रहे हैं। तो उस वक्त तो
उनको हमारा मुल्क बड़ा महफूज नज़र आया, भागते हुए उधर आए, हमने उनको पनाह दी, तो इसलिए किस मुंह से ये लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये मामला बड़ा सीधा साधा है। ये जो सफ़ेद फाम कौमें हैं उनका जो जारहाना रवैया हमेशा ही पाकिस्तान के बारे में होता है, और उसके साथ इंडिया मिल चुका हुआ है। बिग थ्री इंडिया जो है उसकी हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को तनहा करें। बिग थ्री तो था पैसे बनाने का और वो मामला, पाकिस्तान को तनहा करने की उनकी कोशिश है। उसके लिए वो हमारे खिलाड़ियों को अपने मुल्क में नहीं आने देते, उनको IPL में नहीं खेलने देते, हमारे साथ दो तरफा क्रिकेट नहीं खेलते, हर खेल में वो हमारी मुखालफत करते हैं। तो इसलिए वो साजिश भी कही जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है साजिश साबित करने के लिए बहुत सी कड़ियाँ मिलानी पड़ती हैं, वो अभी मिल नहीं रही। दूसरे हमारे क्रिकेट बोर्ड का शामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं कि जी हम ICC में जाएंगे, ICC बहुत दफ़ा कहा जा चुका है कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा, और अगर ICC में आपने जाना ही था तो अब तक आपको उनका इजलास बुला लेना चाहिए था, गैर मामूली इजलास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको वो तलब करना चाहिए था, वो नहीं आपने किया। उसका तरीका क्या होता है? कोई भी मुल्क, कोई भी मेंबर जो है इमरजेंसी इजलास बुला सकता है। जी बिल्कुल, जो मेंबर ICC जी बिल्कुल बुला सकता है। इतना बड़ा वाक़या पेश आया। जी फुल मेंबर जो होते हैं ना, जिनमें पाकिस्तान भी है, तो आप इजलास बुला सकते हैं। वो नहीं हुआ, वहाँ से सफारती सतह पे उनसे पूछा नहीं जा रहा कि आपने क्या किया। देखिए, हम अभी तक मुदाफ़ियाना पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी ठीक है, हमारी सिक्योरिटी ठीक है। अब हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने उनसे पूछना है कि आप साबित करें क्या खराबी थी। देखिए, इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, साबित भी उन्होंने करना है, हम उनसे वो पूछ ही नहीं रहे। हम अपनी यानी एक माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कि जी हमारा इंतज़ाम अच्छा था, हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जी हमने तो इतने बंदे लगाए थे कि न्यूजीलैंड की इतनी फ़ौज नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है ये कहने। हम उनसे पूछें, सफारती सतह पे पूछें। ये वैसे खालिद साहब अभी ताज़ा आपने बड़ा अहम नुक्ता ये उठाया है, सिफारती सतह का जो आपने नुक्ता उठाया, और पहला ICC का हंगामी इजलास वो तो नहीं अभी तक हो पाया, लेकिन ये जो सिफारती मामला आपने उठाया, इस पर थोड़ी देर पहले मेरी इत्तला है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत के साथ बाज़ाबिता तौर पर सिफारती सतह पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक एहतजाजी मरासला उनके हाथ थमाया है, उनसे पूछा इन वजूहात का जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के हवाले से अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई और ना ही ICC का इजलास बुलाया गया। अब आप ये फरमाएं अपने तजुर्बे की रोशनी में कि अब किया क्या जा सकता है। वो जो सेटबैक हमें हुआ है कि 2 बड़ी टीमें नहीं आई पाकिस्तान में, तो उसके बाद हम क्या करें जिसके बाद क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए? देखिए, जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की ज़रूरत है। मैं शामी साहब से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि एशियन ब्लॉक तो बन कोई नहीं सकता, इंडिया मुखालफत करेगा, बांग्लादेश उसका साथ देगा, और हो सकता है श्रीलंका जो है वो भी डर के हमारे साथ ना आए। लेकिन मैं आपको एक वाक़या मुख्तसर 1 मिनट में सुना देता हूँ। 1975-76 में हमारे हालात जो थे इससे भी बदतर थे, हमारी बात सुनने को कोई नहीं तैयार था, और जनूबी अफ्रीका जो कि नस्ल परस्ती की पॉलिसी पे गामजन था, उस पे ये दौरे करते थे। ऑस्ट्रेलिया भी खेलने जाता था, इंग्लैंड भी जाता था, न्यूजीलैंड भी जाता था। उस वक्त कारदार साहब ने, उस वक्त के चेयरमैन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बड़ा तारीख़ी ख़त लिखा था ICC को और इन सारे मुल्कों को कि तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारा दोगलापन है, तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो, तो तुम जाओ जनूबी अफ्रीका से खेलो, पाकिस्तान और उसके साथ जो भी मुत्तफ़िक है आपके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम अब इस तरह की क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। तो यकीन माने कि दिनों में ही हालात बदल गए और उनको पीछे हटना पड़ा, और इस तरीके से जनूबी अफ्रीका का मुकम्मल बाइकाट हुआ। देखिए, असूल की जो बात होती है, अगर आप उस पर डट जाएं तो चाहे तादाद में आप कम हों, उसके असरात ज़रूर होते हैं। और ऐसी सूरत में जब माइक एथर्टन जैसे जो नामवर लेजेंड है इंग्लैंड के, वो खुद लिख रहे हैं इनके दोहरे रवैये के ऊपर, क्रिक इन्फो पे आज लीड लगी हुई है उनके दोहरे रवैये के ऊपर एक मजमून की बुनियाद पर, तो इन चीज़ों को अपना दलील बनाकर हम क्रिकेट। जी जामी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त इनको जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे तरफ आए थे और खेले थे, उन सब से रब्ता करना चाहिए, उनके बयानात लेने चाहिए, उनकी वीडियोस बनानी चाहिए,
जो जो मुल्क हमारा साथ दे रहा है उनसे मुलाकातें करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए चुप करके बयानात दे रहे हैं। क्या हमारा कोई नुमाइंदा जनूबी अफ्रीका गया है? क्या हमारा कोई नुमाइंदा वेस्ट इंडीज़ से बात कर रहा है? क्या हमारा कोई नुमाइंदा श्रीलंका से बात कर रहा है? हमें तो इस वक्त लॉबी करनी है, हमने शोर मचाना है, दुनिया को बताना है कि इन लोगों ने। खालिद साहब, इसके साथ साथ ये तजवीज़ ये इस नुस्खे के साथ ये तजवीज़ कैसी रहेगी, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म क्रिकेट लेजेंड हैं, 92 के चैम्पियन हैं, विनर हैं, तो अगर वो अपना असर रसूख हो क्रिकेट की दुनिया के ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए माइक थर्टन या ऐसे जो लेजेंड्स उनके हम उम्र हैं जिनको बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं, उनको दावत दें डेलीगेशंस की सूरत में पाकिस्तान, उनके साथ मिलें, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और दिखाएं पाकिस्तान पुरअमन है, खेल के लिए महफूज है, तो वो जब अपने मुल्क वापस जाएंगे या यहाँ पहुँचेंगे तो उसका भी एक इम्पैक्ट जाएगा। इस तरह नहीं करना चाहिए साथ साथ हमें? बिल्कुल, आप जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। जो खिलाड़ी पुराने बड़े नाम हैं, जो आप नाम ले रहे हैं, उनको बुलाएं और उनको सारी सूरत हाल बताएं। दूसरी ये है कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके क्रिकेट बोर्ड भी और चाहे वज़ीर आज़म को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। जो मुल्कों की टीमें जो हैं, चाहे ए टीम आ जाए चाहे कोई टीम आ जाए, वो आएँ, उनको खिलाएं पिंडी के मैदान में, बताएं कि देखें जी आपके सामने ये खेल रहे हैं, इनको कोई मुश्किल पेश नहीं आई, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं हुआ। और इस तरह इतनी ज़्यादा इस तासर को फैलाएं और आगे बढ़े कि मेरा ख्याल है उनको खुद ही शर्माने लगे सारा। ठीक, बिल्कुल ठीक। शाम साहब, ये तो बड़ा अहम नुस्खा उन्होंने अता किया है। और इसमें सर पीसीबी में रमीज़ राजा साहब के अलावा बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं या हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनको नहीं भेजना चाहिए मिशन की सूरत में, जहां बुला भी रहे हैं लोग, यानी जो लेजेंड्स हमारे हैं वो जाएं मुख्तलिफ ममालिक में? जी, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे बन के वो जाएं, जिसको वो मुनासिब समझते हैं। मैं समझता हूँ आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि वो जो लेजेंड्स हैं, जिनका असर रसूख है उन मुल्कों में, जिनकी पहचान है, जिन्होंने वहाँ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, उन सबको भेजें। दो खिलाड़ी भी भेजें, मुख्तलिफ मुल्कों में जाएँ, वो सारी सूरत हाल बताएँ और उनके लोगों को इधर बुलाएँ। जैसे वो क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज़ का, उसने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ, कौन मेरे साथ चलता है? तो हम उसकी मदद करें, उसी की निगरानी में, उसी की कप्तानी में 11 खिलाड़ियों की इंटरनेशनल 11 रेस करें, वो आके खेले। ये कोई तरीका नहीं कि जब हम अपना T20 खिलाने लगा, वो कहेंगे जी तुम तो अपने मुल्क में खेल रहे हो, तुम्हारे T20 से हम कैसे मुतासर हो सकते हैं, तुम्हें अपने मुल्क में क्या ख़तरा हो सकता है। हमें बाहर के खिलाड़ियों को इस वक्त बुलाना है, उनको खिलाना है, उनके ज़रिए दुनिया को ये पैगाम देना है कि हमारा मुल्क महफूज है, कोई मसला नहीं। और फिर बड़ा एग्रेसिवली और जारहाना तरीके से न्यूजीलैंड पे दबाव बढ़ाना है कि तुम अब साबित करो, तुमने हम पे इल्ज़ाम लगाया है, तुमने हम पे तोहमत लगाई है, तुमने हमें गाली दी है, अब इसका तुम साबित करो। हमें मुदाफियाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी हमारे साथ मौजूद है। यानी शाम साहब, आप जज्बात नहीं बल्कि हिकमत भी, तदब्बर भी, कोई अग्रेशन भी, यानी कोई जारहाना काम करना चाहिए। ये रमीज़ राजा साहब हैं, ये तो मुझे इनमें तो मुझे दमखम नजर नहीं आता। ये तो इंटेलेक्चुअल डेप्थ ही नहीं है। बड़ी इंटेलेक्चुअल डेप्थ है सर। हाँ, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। हाँ। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, गुफ्तगू सुन के मुझे मायूसी हुई है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट की हिस्ट्री के इंसाइक्लोपीडिया भी हैं। मिर्ज़ा साहब, कोई इस मायूसी के दौर में कोई अच्छी खबर भी है? इत्तला है कि शायद श्रीलंका से हमने रब्ता किया है, शायद वो आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मेरे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जामी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत चल रही है क्रिकेट श्रीलंका से, और हो सकता है कि नवंबर में से ये अक्टूबर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आए। अभी बातचीत इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन पाकिस्तानी टीम को चूंकि प्रैक्टिस की अशद ज़रूरत है। वर्ल्ड कप T20 से कबल पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज़ में 4 मैच वॉश आउट हुए, 5 मैच आपके न्यूजीलैंड के चले गए, 2 मैच इंग्लैंड के चले गए। तो वर्ल्ड कप T20 से कबल हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिशें कर रहा है, कोशिश जारी है। दुआ करें कि ये बारावर साबित हो। और इससे पहले 23 तारीख से तो कौमी T20 कप भी शुरू हो रहा है, जिसमें तमाम खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहला मरहला रावलपिंडी में, फिर उसके बाद फाइनल समेत दूसरा मरहला लाहौर में। तो कोशिशें तो जारी हैं कि खिलाड़ी जंग आलूद ना हो जाएं, खिलाड़ियों में वो एनर्जी कायम रहे, उनकी मैच प्रैक्टिस जारी रहे। तो मिर्ज़ा साहब, शामी साहब तो रमीज़ राजा साहब की जो अभी तक का रद्द-ए-अमल है उससे मुतमिन नहीं है, क्या करते वो तो
मामला बेहतर हो सकता था इतने बड़े अपसेट के बाद, सेटबैक के बाद? देखिए, मेरी जाती राय में मैं बड़े अदब के साथ शामी साहब से इख्तिलाफ करूंगा कि जारहाना अंदाज तो इख्तियार किया है रमीज राजा ने, कम से कम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर रहे हैं। ये वही अंग्रेज हैं जो हमें अपना गुलाम समझते हैं। वो तो कह रहे हैं एशिया का ग्रुप बना लेंगे। कौन सा ग्रुप बनाएंगे एशिया का? कोशिश हो सकती है शामी साहब। देखें, अफगानिस्तान जो है वो भारत के जेर असर है। पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका पर काम कर सकता है और इनको अपने साथ मिला सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय अभी तो अफगानिस्तान भारत के जेर असर नहीं है, लेकिन जो एशिया का ग्रुप मुझे को बनता नजर आता नहीं है। शामी साहब देखें, अफगानिस्तान को चूंकि भारत अगर जेर असर नहीं भी है, लेकिन भारत ने उसको उसका होम ग्राउंड बना दिया, अपने होम ग्राउंड को, तो सिंपथीज तो अफगानिस्तान की है भारत के साथ। लेकिन अब मौजूदा सिनारियों में जब तालिबान की हुकूमत आ गई है तो हो सकता है कि अफगानिस्तान इस ब्लॉक में शामिल हो जाए जो पाकिस्तान बनाने जाए, कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसमें अगर कोशिश की जाए तो कामयाबी हो सकती है, क्योंकि सारा गेम भारत का है। आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई जब भारत ने कहा कि नवंबर में वो श्रीलंका की टीम की मेजबानी करेगा, तो इसका मतलब है न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पसे पर्दा तो शॉट भारत खेल रहा है और जो पर्दे के सामने है वो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और अब ऑस्ट्रेलिया भी आप देखिएगा। देखे ना मिर्जा साहब, अब जब इंग्लिश टीम यहाँ नहीं आई तो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल सकें, क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुकी है। सो इज द केस विद न्यूजीलैंड टीम। बिल्कुल आपने सही कहा शामी साहब, क्योंकि आईपीएल जो है उससे कितना ज्यादा माली मुनाफा हासिल होता है वो सारी दुनिया जानती है। फाइनेंशियली क्रिकेटर्स पर डॉलर्स की बरसात होती है, तो आईपीएल तो बड़ी अहम है। दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड, आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि अपनी सीरीज नहीं रखते जब आईपीएल हो रही होती है। इस मरतबा तो कोविड की वजह से भारत से आईपीएल यहाँ शिफ्ट हुई है, तो शायद वो सीरीज वगैरह रखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या तजवीज़ करेंगे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सूरत हाल से निपटने के लिए फिलफौर? एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करे कि डोमेस्टिक के ऊपर हम तवज्जो दें, प्लेयर्स हमारे सामने आए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब न्यूट्रल वेन्यूज पर जितनी भी टीमें अगर उनसे रिक्वेस्ट करें तो एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए। जब भी बात बनेगी, अगर हमने सरे तस्लीम खम किया उनके आगे कि हम आकर खेलने को तैयार हैं, तो फिर इसी तरीके से हमें दबाया जाता रहेगा और इसी तरीके से हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। सर, ये तो अब सिफारती मुहाज के साथ साथ आईसीसी का मुहाज भी खोलना होगा। प्राइम मिनिस्टर का अपना इसमें जो कद काट है या उनका जो क्रिस्मा है बीइंग ए क्रिकेटर, वो बड़ा असर और मानी रखता है। कि तला ये भी है क्रिकेट टीम को उन्होंने दावत दी है मिलने के लिए ताकि उनका मोरल बुलंद कर सकें, और उम्मीद है कि उनकी अपनी शख्सियत भी इसमें हमें देखने को मिलेगी कि इस मामले को वो सुलझा सकें। कुछ खिलाड़ी आ तो रहे हैं क्रिस गेल समेत, उससे भी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। चलिए देखते हैं। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ आन पहुँची है। ब्रेक के बाद सर दूसरा अहम मौजू, नवाज शरीफ साहब की जायदाद बेचने का हुक्म आया है। ये हुक्म है क्या और नून लीग का रद्दअमल क्या? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की अहम खबर, नवाज शरीफ साहब की जायदाद बेचने का हुक्म दिया गया है। प्रेस रिलीज जारी की है कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज की तारीख में, जहाँ नैब लाहौर ने एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की रिकवरी के मामले में पेशरफ्त शुरू की है। ये प्रेस रिलीज के अल्फाज हैं। इसमें कहा गया है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में मियां नवाज शरीफ को 10 साल कैद माह 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी, और ये जुर्माने की रकम की हालिया वैल्यू 1 अरब 85 करोड़ रुपए के बराबर शुमार की जा रही है, जिसके लिए नैब लाहौर की जानब से मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर साहिबान को इनकी जायदाद फिलफौर फ़रोख्त करने के लिए मरासला जात इरसाल कर दिए गए हैं। इनकी जो जायदाद को जिसका जिक्र किया प्रेस रिलीज में, वो नवाज शरीफ की जायदाद 940 कनाल अराजी वाक़े मौज़ा मानक लाहौर, 299 कनाल ज़रिए अराजी वाक़े मौज़ा बुद्धो की, मौज़ा महल में 103 कनाल और मौज़ा सुल्तान के में वाक़े 312 कनाल ज़रई अराजी शामिल है, जबकि दीगर जायदादों में 14 कनाल ज़रई अराजी वाक़े मौज़ा मुंडियाली शेखुपुरा के अलावा परमाल लाहौर में वाक़े कीमती रिहायशी बंगला नंबर 135 भी बराए फ़रोख्त प्रॉपर्टी में शामिल है। ये प्रेस रिलीज़ में लिखा गया है और कहा गया है कि इस्लामाबाद के 6 जुलाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले जो है उसके बाद ये हमने फ़ैसला किया है, क्योंकि उनकी अपील को रद्द कर दिया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। इसकी वजह से जो एहतसाब अदालत की सज़ा थी वो काबिल अमल है। और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है किसी वज़ीर-ए-आज़म से करप्शन केस में आए सज़ा के मुताबिक जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है।
रद्दमल भी दिखा दूं, जो मरियम औरंगजेब का, वो उनका रद्दमल भी दिखा दूं। देखिए उन्होंने इस पे प्रेस रिलीज पे क्या कहा है। असल में ये कौमी एहतसाब ब्यूरो की प्रेस रिलीज नहीं बल्कि नैब न्याजी गठजोड़ की प्रेस रिलीज। इसके अंदर लिखा है कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान 538 अरब रुपए की रिकवरी की गई है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि 538 अरब रुपए की जो रिकवरी हुई है उसको पब्लिक किया जाए। इन 538 अरब रुपए की तफसील पाकिस्तान की आवाम के सामने है। ये प्रेस रिलीज नहीं, ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरख्वास्त है, और वो इसलिए कि इस प्रेस रिलीज का जो 80% हिस्सा है, जो नवाज शरीफ है, जो इमरान खान का सियासी एजेंडा है। शामी साहब, सीनियर कानूनदान जनाब शाह खाबुर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी शामी साहब, ये है सूरत हाल नैब की प्रेस रिलीज और नून लीग का रद्द अमल। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। शाह साहब, ये जो नैब ने ये जो कार्रवाई शुरू की है उनकी जायदाद की फरोख्त की, इसको आप कैसे देखते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की अपील मुस्तरद हो गई थी, तो क्या उसके बाद इस कार्रवाई का जवाब पैदा हो गया है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ये रूटीन की कार्रवाई से जरा हट के है। उसकी वजह ये है कि जब एक राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, और जब तक नॉर्मली ये होता है कि जितनी भी जायदादें जब्त की जाती हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो उसमें उसके आखिर में ये लिखा होता है कि जब ये फाइनल अपील डिसाइड हो जाएगी तो फिर उसको कानून और ज़ाब्ते के तहत जो है उनकी जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा, और जब्त करने के बाद उसको फरोख्त करके कौमी खजाने में जो है उस रकम को जमा कराने का एक अमल अलग शुरू हो जाता है। ठीक। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि ये थोड़ा सा जरा उजलत में काम कर लिया गया है कि ये इसकी इतनी ज्यादा कोई ऐसा कोई कानूनी जरूरत नहीं थी, और इसके पीछे कुछ नजर आ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने उनको प्रॉम्प्ट किया है नैब को कि वो जो है इस मौके पे एक जल्दबाजी में उनकी जायदाद की जो है वो जब्त की और उसको बेचने का जो है वो हुक्म सादर करे। कोई सियासी मुहर्रकात नजर आते हैं आपको? यकीनन देखिए, बात ये है कि एक हमारी बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये हुक्म जो है नैब की तरफ से उस वक्त जारी हुआ है कि जब चेयरमैन नैब की जो मुद्दत ओहदा है वो मुकम्मल होने वाली है, और वो जो NAO 1999 है उसमें 4 साल की मुद्दत जो है वो एक्सटेंडेबल नहीं है, उसमें तोसी नहीं हो सकती। तो फिर अभी जो गुफ्तगू चल रही है और ये इसकी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है कि शायद हुकूमत जो है चेयरमैन नैब को एक ऑर्डिनेंस के जरिए मजीद एक मुद्दत जो है वो मजीद देना चाहती है। तो ऐसे मौके पे फिर इस तरह की कार्रवाई का होना जो है उस पे इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन शाम साहब, ये जो इसकी शाह साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था जिसमें उनकी अपील मुस्तरद की गई, उनका कहना यह है कि इसके खिलाफ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हुई इसलिए ये मामला हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये नैब का कहना है। ये नैब का कहना है। सर, इनका शामी साहब एग्जैक्ट जुमला है ना, वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के 6 जुलाई 2018 को जारी करदा फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पिसपाई का सामना करना पड़ा नवाज शरीफ को, जहां रवां साल जून में उनकी दायर करदा अपील को रद्द किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ना जाने की वजह से मज़कूरा सज़ा फाइनल हो गई है। ये उन्होंने लिखा प्रेस में। ये जो नैब की प्रेस रिलीज ये कह रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजों के मुतालिक प्रेस रिलीज का जारी होना जरूरी नहीं होता। कुछ जो कि अदालती फैसलों के नतीजों में जो जुर्माने या जायदादों की जब्ती के जो अहकामात जारी होते हैं, तो वो ठीक है, वो एक हद तक ठीक है कि जब एक वो फाइनलिटी अटेन कर जाए तो फिर उसके बाद एक कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टाइमिंग है इसकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो फाइनलिटी अटेन कर चुके हैं
और उसमें जायदादों की जब्ती और जुर्माने की वसूली जो है वो लैंड रेवेन्यू के एरियर के तरीके से रिकवर करने की कार्रवाई दर्जनों केसेस हमने देखे हैं। उसमें साल लग जाते हैं, उसमें ज़ाब्ते की कार्रवाइयां होती हैं बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन ये लगता है कि ये जरा उजलत में और जो है ये जबकि जो शाह साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें उनकी अपील मुस्तरद की गई, उसमें आखिरी फिक्रों में यह बात कही गई है कि जब वो अदालत के सामने पेश हो जाए या उनको पेश कर दिया जाए तो उस वक्त वो ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि उनकी अपील मेरिट की बुनियाद पर सुनी जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, इसमें एक रास्ता अभी भी मौजूद है। जी शामी साहब, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक लंबी डिस्कशन है, आपके पास टाइम कम है। हमने तो ये भी जो एक फैसला जो ये देखने में आया है या सुना है कि अपील की स्टेज के ऊपर कि जब किसी हाई कोर्ट में एक अपील ज़ेर समाअत है वो भी सजा के खिलाफ, तो उसमें तो इश्तिहारी मुल्ज़म का तो ऐसा सच कोई जरूरत होती नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुल्ज़म की हाजिरी जरूरी नहीं होती, तो ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। लेकिन मैं इस पे हैरान हूँ कि इस पे जो है मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम थी उन्होंने भी इस पे कोई एतराज नहीं किया या हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जब उन्होंने उनको मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दिया था। मेरी दानिश में एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से किसी भी मुल्ज़िम को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देना जो है ये ट्रायल कोर्ट का काम होता है, एपेलेट कोर्ट का काम नहीं होता, क्योंकि अपील कोर्ट में ने सिर्फ ये देखना है। नुकता इसमें यह है कि जब अपील होती है ना, जब मुकदमा ज़ेर समाअत हो तो मुल्ज़िम का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब अपील सुनी जा रही हो तो मुल्ज़िम की हाजिरी ज़रूरी नहीं होती। तो इसलिए जब नवाज शरीफ साहब की हाजिरी पर इसरार किया गया तो ये भी एक ऐसा कानूनी नुकता है जो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में किसी दिन ज़ेरे बहस आएगा और इस पे फैसला हो सकेगा। ठीक, शाम साहब वक्त कम रह गया, हमारे मेज़ान-ए-गार जनाब सलमान गिलानी साहब के बारे में सलमान गिलानी साहब को कोरोना हो गया, वो ज़ेरे इलाज हैं, दुआ करें कि उनको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। हमारे मोहम्मद ज़काउर रहमान साहब जो कि एक बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ा हज का एक उम्रे का ग्रुप भी जो है उसको भी डायरेक्टर हैं, उसको लीड करते हैं। हमारे जो ज़काउर रहमान मरहूम जो हैं बड़े लीडर थे, कौंसल मुस्लिम लीग के, मोहतरमा फातिमा जना के सपोर्टर थे। उनके बेटे हैं मिसबाहुर रहमान साहब के भतीजे, वो भी इंतकाल कर गए और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और उनके लवाहकीन को सब्र दे। बड़ी खिदमात है उनकी भी सनती हल्के में भी, और फिर हज और उम्रे के लिए जो ज़ायरीन जाते थे उस ग्रुप के लिए भी बड़ी खिदमत की है उन्होंने। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया